अब जब हम वेग नियम को लिखना जान चुके हैं तो चलिए अब हम इसे एक अभिक्रिया के लिए लागू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर यह एक अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन और जल दे रहा है और यह अभिक्रिया 1280 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। अब पहले भाग में हमें इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखना है। तो पिछली वीडियो से हम जानते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग बराबर आएगा सबसे पहले वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट K, इसके गुणा में नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा एक अभिकारक है तो हम इसकी सांद्रता लिख लेंगे और असल में यह वेग नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता की कोई घात x आ रही होगी उसके समानुपाती होगा, जहां पे हमें x का मान पता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर यह जो दूसरा अभिकारक है हाइड्रोजन, हम इसकी सांद्रता भी लिख लेंगे और इसकी घात हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पर y लिख लेंगे। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रयोग में दिए गए आंकड़ों को देखकर हम x और y के मान पता कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम सबसे पहले x का मान पता करना चाहते हैं। तो x का मान पता करने के लिए हमें यह देखना होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता इस अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो इसके लिए हम प्रयोग 1 और प्रयोग 2 को देखेंगे और हम इन्हीं दोनों प्रयोगों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन दोनों प्रयोगों में हाइड्रोजन की सांद्रताएं एकदम नियत हैं यानी कि कांस्टेंट है। तो इन दोनों ही प्रयोगों में हाइड्रोजन की सांद्रता 0.002 मोलर है और अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता को देखते हैं तो हमने इसे 0.005 से 0.010 कर दिया है। इसका मतलब है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता को हमने 2 के कारक से बढ़ा लिया है यानी कि इसको दुगुना कर लिया है। तो देखिए ऐसा करने पर इस अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग के साथ क्या होता है, यह वेग 1.25 गुणा 10 की घात -5 से 5 गुणा 10 की घात -5 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग यहाँ पर 4 के कारक से बढ़ गया है। और अगर आप यह गणित अपने दिमाग में नहीं कर पाते हैं तो आप कैलकुलेटर के उपयोग से भी यह देख सकते हैं कि जब हम 5 गुणा 10 की घात -5 बट्टा 1.25 गुणा 10 की घात -5 यह ज्ञात करते हैं तो इसके उत्तर में हमें 4 मिलता है। इसका मतलब है कि यह वेग इस वेग का 4 गुना है। तो अब हम पर्याप्त चीजें जान चुके हैं जिससे हम नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए कोटि ज्ञात कर सकें। याद कीजिए पिछली वीडियो में हमने कहा था कि 2 की घात x बराबर 4 होता है, यानी यहाँ पर 2 की घात x बराबर 4 है तो x का मान निश्चित रूप से 2 आने वाला है क्योंकि 2 का स्क्वायर करने से ही हमें 4 मिलता है। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए अब वेग नियम लिखा जाए तो देखिए r बराबर यहाँ पर वेग स्थिरांक K गुणा नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता और इसकी घात 2 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड में द्वितीय कोटि की है। अब आइए इसके बाद हाइड्रोजन के सापेक्ष हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अब हम उन 2 प्रयोगों को चुनेंगे जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता एकदम नियत हो। तो ये दोनों प्रयोग 2 एवं प्रयोग 3 हैं क्योंकि इन दोनों प्रयोगों में ही नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता नहीं बदल रही है, दोनों में ही यह 0.01 मोलर है। यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता जरूर बदल गई है, यह 0.002 मोलर से 0.004 मोलर हो गई है। यानी हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता को 2 के कारक से बढ़ा लिया है। तो ऐसा करने पर इस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग 5 गुणा 10 की घात -5 से 1 गुणा 10 की घात -4 हो जाता है। यानी अभिक्रिया का यह जो प्रारंभिक वेग है यह 2 के कारक से बढ़ जाता है। और कई बार इन घातांकों को देखने में हमें मुश्किल होती है कि आखिरकार यह वेग दुगुना कैसे हो रहा है। तो अगर आप इसे दिमाग में नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कैलकुलेटर के उपयोग से आप 1 गुणा 10 की घात -4 बट्टा 5 गुणा 10 की घात -5 इसका मान याद कर लें और इसके उत्तर में हमें 2 ही मिलेगा। तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। और अब हम देखेंगे कि 2 की घात हम क्या लगाएं कि परिणाम में हमें 2 ही मिल जाए। तो 2 की घात y बराबर 2, इसका मतलब यहाँ पर y का मान 1 आएगा क्योंकि 2 की घात 1 बराबर ही 2 होता है। तो अब इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी अभिक्रिया हाइड्रोजन में प्रथम कोटि की है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता लिखकर घात में 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह वेग नियम लिख लिया है। अब दूसरे भाग में हमसे यह कहा गया है कि इस अभिक्रिया की कुल कोटि क्या है। तो कुल कोटि ज्ञात करना बहुत आसान है क्योंकि हम पहले भाग में वेग नियम पहले ही लिख चुके हैं। तो अब बस हमें पता है
कि यह अभिक्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड में तो द्वितीय कोटि की है और हाइड्रोजन में प्रथम कोटि की है। तो इस अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों घातांकों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 2 + 1 कर देंगे, जिससे हमें 3 मिल जाएगा। तो इस अभिक्रिया की कुल कोटि 3 है। अब चलिए यहाँ पर हम इन घातांकों की तुलना अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में गुणांकों यानी कि कोफिशिएंट्स के साथ करते हैं। तो अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड का जो गुणांक है वह 2 है और इस वेग नियम में हम देख सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता की घात में भी 2 ही लिखा गया है। लेकिन अब अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन का गुणांक 2 है, लेकिन वेग नियम में यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता की घात में 1 लिखा गया है। इसका मतलब है कि हम सीधा यहाँ पर संतुलित समीकरण से इन गुणांकों को वेग नियम में घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें वेग नियम में इन घातांकों का पता लगाना है तो हमें प्रायोगिक आंकड़ों को देखना पड़ेगा और हम इसके बारे में और जानेंगे जब हम आगे क्रिया विधि यानी कि मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे। अब देखिए सी भाग में हमसे कहा गया है कि वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात कीजिए। तो यह करने के लिए हम हमारे वेग नियम का उपयोग करेंगे और इनमें से किसी एक प्रयोग को चुनेंगे और उसके आंकड़े इस वेग नियम में रख देंगे। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि हम इन तीनों में से कौन सा प्रयोग चुन रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर यह पहला प्रयोग चुनूंगा और इसके ये सारे आंकड़े इस वेग नियम में रख दूंगा। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर इस वेग नियम में हमारे पास यह अभिक्रिया का वेग लिखा हुआ है इस पक्ष में। तो हम यहाँ से इस प्रयोग में जो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है जो कि यहाँ पर 1.25 × 10⁻⁻5 मोलर प्रति सेकंड है, वह हम यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 1.25 × 10⁻5 मोलर प्रति सेकंड बराबर देखिए क्या आएगा। बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे वेग स्थिरांक k और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता और इसकी घात 2 लिखनी है। तो अगर हम पहले प्रयोग में देखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता 0.005 मोलर है, तो हम यह लिख लेते हैं और इसकी घात 2 है, गुणा हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता और इसकी घात 1 लिखनी है। तो पहले प्रयोग में हाइड्रोजन की सांद्रता 0.002 मोलर है, तो चलिए यह मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए गुणा में 0.002 मोलर और इसकी घात 1। अब इसके बाद अगर हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हुए इन दोनों को गुणा करते हैं तो देखिए 0.005 इसका स्क्वायर करेंगे और उसको 0.002 से गुणा कर लेंगे। तो इसके परिणाम में हमें यहाँ पर 5 × 10⁻8 मिलेगा। और अगर हम मात्रक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मोलर स्क्वायर और गुणा में यहाँ पर मोलर है, तो यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा मोलर स्क्वायर गुणा मोलर और यहाँ पर गुणा में k है और यह बराबर है 1.25 × 10⁻5 मोलर प्रति सेकंड। अब अगर हमें k का मान ज्ञात करना है तो पहले तो देखिए हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद मात्रक या इकाई के बारे में सोचेंगे। तो कैलकुलेटर के उपयोग से हम 1.25 × 10⁻5 इसमें 5 × 10⁻8 का भाग लगा लेते हैं। तो ऐसा करने से देखिए हमें k बराबर 250 मिल जाएगा। अब चलिए हम k की इकाई के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मोलर प्रति सेकंड है और यहाँ पर मोलर स्क्वायर गुणा मोलर है, तो दोनों पक्षों में से हम 1 मोलर को निरस्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो 1/सेकंड बच जाएगा और यहाँ पर यह मोलर स्क्वायर है। तो अब हम दोनों पक्षों में मोलर स्क्वायर से भाग लगा लेते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो k की इकाई है वह हमें 1 मोलर स्क्वायर गुणा सेकंड यह मिल जाएगी। तो इस तरह हमने हमारी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k ज्ञात कर लिया है। और यह भी ध्यान दीजिए कि यह पूरी चीज एक विशेष तापमान पर थी, जो तापमान 1280 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस तापमान पर हमने हमारी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कर लिया है। अब चलिए आखिरी भाग पर चलते हैं। तो आखिरी भाग में हमसे कहा गया है अभिक्रिया का वेग क्या है जब नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता 0.012 मोलर और हाइड्रोजन की सांद्रता 0.006 मोलर है। तो अब यह करने के लिए पहले भाग में जो हमने इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखा था, चलिए वह वापस लिख लेते हैं। तो अभिक्रिया का वेग है वेग स्थिरांक k
गुणा नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता का स्क्वायर गुणा हाइड्रोजन की सांद्रता और इसकी घात 1। तो अब आइए यहां पर हम मान रख लेते हैं। तो अभिक्रिया का वेग देखिए क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम वेग स्थिरांक लिख लेते हैं, जो कि हम यहां से जानते हैं। तो यह मान हमने उठाकर रख दिया है, गुणा जो नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता है वह हमें दी गई है 0.012 मोलर। तो यह मान हम यहां पर रख लेते हैं और इसका हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि यहां पर घात में 2 है। तो हमने बस यह मान उठाकर यहां पर रख दिया है। उसके बाद हम हाइड्रोजन की सांद्रता का जो मान है वह भी यहां से उठाकर इस व्यंजक में रख देंगे। तो देखिए यह है 0.006 मोलर और इसकी घात में 1 है, तो हमने यहां पर 1 लिख लिया है। अब अगर हम कैलकुलेटर के उपयोग से पहले इसका आंकिक मान याद करते हैं, यानी 250 को पहले 0.012 से गुणा करते हैं और उससे जो परिणाम प्राप्त होता है उसको 0.006 से गुणा करते हैं, और अगर मान को हम पूर्णांकित करके लिखते हैं तो यह हमें लगभग 2.2 गुणा 10 की घात -4 मिलेगा। और अब अगर इकाइयों की बात की जाए तो यहां पर देखिए मोलर स्क्वायर गुणा सेकंड है, और यहां पर मोलर है और घात में यहां पर 2 है। तो मोलर स्क्वायर से मोलर स्क्वायर यहां पर निरस्त हो जाएगा और हमें जो इसकी इकाई है वह मोलर प्रति सेकंड मिलेगी, जो कि अभिक्रिया के वेग की इकाई होती भी है। तो इस प्रकार से हमने इस अभिक्रिया का यह वेग प्राप्त कर लिया है।